गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत अभी एक प्रकार का और विशेष सेंटेंस बचा हुआ, वो है इंपैरेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंपैरेटिव सेंटेंस की संरचना कहाँ कहाँ होती है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में और फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में। जैसा कि मैं क्रिया टू बी और टू हैव पढ़ाते समय फ्यूचर टेंस में इसकी चर्चा किया था, लेकिन फ्यूचर टेंस में कितने होंगे? कुल 5 काइंड्स, और प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट में कुल जो है 6 टेंसेस में इंपैरेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है। इसके अलावा इंपैरेटिव सेंटेंस का निर्माण इंपरेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है ना। तो आज इंपैरेटिव सेंटेंस की हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, आज इसका जो है 32वां दिन है, 32, ठीक है ना नंबर। इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दृढ़ता सूचक वाक्य। क्या होता है? दृढ़ता सूचक यानी ऐसा वाक्य जिसके द्वारा बल प्रदान किया जाए, बोलते समय जोर डाला जाए, बल प्रदान किया जाए, वह इंपैरेटिव सेंटेंस होता है, दृढ़ता सूचक वाक्य। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर है? लिख लिए यहाँ पर, अगर हम इस 2 शब्द को ढक दें तो अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। यहां पर जरूर अवश्य आप जरूर को ढक दे तो अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अगर यहां पर तो नहीं है, ठीक है ना, तो यहां इसको ढक देंगे तो हमारा क्या होगा? एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा, सेम हो जाएगा। ये देखिए, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, सेम हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने क्या पढ़ाया था भाई? कर्ता अगर इस तरह का है तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो, उसमें हाइफन एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हो। और कर्ता इस श्रेणी का है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हो, ठीक। अब यहां पर क्या करना है? चाहे सेंटेंस पहले वाले ग्रुप में हो यानी तो के साथ हो या दूसरे वाले ग्रुप में हो, ठीक है। जो 2 श्रेणी मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको टैली कर लेना। तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़े थे, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ना है। वही चीज इस हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाता है। देखिए, डू में ईएस लगा हुआ है, ठीक। यानी फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखेंगे, क्रिया का प्लूरल फॉर्म लिखेंगे और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब डज लगा देंगे। जो सेकेंड कैटेगरी है हमारी, वहां ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म यूज ही होता है, परंतु यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग कर देंगे। बस हो गया। तो यहाँ डज लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ डू लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म। बाकी शुरू करिए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। तो देखिए एग्जाम्पल में अब समझ गए ना, तो हम एग्जाम्पल देते हैं। वह अंग्रेजी गलत हो गया। वह अंग्रेजी बोलती तो है, बोलती तो है, यानी धातु परस्ता 3 और उसके बाद तो, उसके बाद है। वह अंग्रेजी बोलती तो है, यानी इस स्ट्रक्चर में आ गया, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर में आ गया तो इंग्लिश आप
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है भैया, हुआ है, यहाँ हुआ के लिए आप सी का प्रयोग करोगे, यानी हिंदी का तो भाई फर्स्ट मिला, हिंदी का क्या मिला, फर्स्ट मिला, लेकिन इंग्लिश का क्या मिलेगा, इंग्लिश का भी फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, तो कर लो, सी डज स्पीक इंग्लिश, ये हो गया। ये देखो, अगर ये अफर्मेटिव होता तो यहां अफर्मेटिव होता तो डज नहीं लगता, डज नहीं लगता। ठीक, और जब डज नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाता, सिंगुलर हो जाता, शी स्पीक्स इंग्लिश, तब ट्रांसलेशन क्या होता, तो हट जाता, वो अंग्रेजी बोलती है। सिर्फ तो आ जाने से इस या क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको हम प्लूरल बनाना चाहें तो यहां पर थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं। हाँ, इंग्लिश का क्या मिला था, नोट कर लीजिए। तो इंग्लिश का क्या मिला था, बोलिए, ये सेकंड मिला था। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं कि वे लगा देते हैं, वे अंग्रेजी बोलते तो हैं, वे अंग्रेजी बोलते तो हैं, बोलते तो हैं। अब यहाँ है कर दिया, तो हिंदी का स्ट्रक्चर तो फर्स्ट ही रहेगा, इंग्लिश क्या हो जाएगा, ये पहले से फर्स्ट था, पहले फर्स्ट था, गलती से हमने सेकंड लिख दिया, पहले फर्स्ट में था, अब इंग्लिश का सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके लिए दे कर दिए और यहाँ डू कर दिए, दे डू स्पीक इंग्लिश। अब यह स्ट्रक्चर सेकंड हो गया, कौन सा हो गया भैया, ठीक ना, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, बगल में जो है टुल्लू चालू कर दिए लोगों को पता नहीं है कि ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, तो अपनी अपनी भैया व्यवस्था है, रेंट पर रूम है, मकान मालिक है, मर्जी जब मन के तब चला देते हैं अपना, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। दे डू स्पीक इंग्लिश, दे डू स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोलते तो हैं। अब सेम सेंटेंस में अगर आप अवश्य आप जरूर लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, देखो, वह थोड़ा सा हम सेंटेंस मॉडिफाई कर देते हैं, हालांकि उस सेंटेंस में भी हो जाएगा, वह अवश्य अंग्रेजी बोलती है। हम यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, वह अंग्रेजी अवश्य जानती है, जानती है, ये कर दिया, ये देखिए अवश्य कर दिया, तो क्या हो गया, सी डज, अब यहाँ नो हो जाएगा, इंग्लिश। ठीक ना, बस हो गया, बन गया, वह अंग्रेजी अवश्य जानती है, या वह अंग्रेजी जरूर जानती है। देखिए जरूर या नुक्ता लगा है, नुक्ता अरबी लफ्ज है, जरूर जानती है। तो इस तरह से सी डज नो इंग्लिश हो गया। ठीक है ना, अब सेम सेंटेंस में अब हम इधर कर देते हैं, वे अंग्रेजी अवश्य जानते हैं, वे, ठीक है, वे अंग्रेजी अवश्य, ठीक है, जानते हैं। ये देखिए, वे अंग्रेजी अवश्य जानते हैं, तो सेकंड में आ रहा है। ठीक, यह वर्ड किसमें आया, देखिए हिंदी का सेकंड आया,
इंग्लिश का फर्स्ट मिलेगा, ये हिंदी का सेकंड आया लेकिन इंग्लिश का सेकंड ही मिलेगा। तो अब क्या करोगे, दे कर दो, दे डू नो इंग्लिश। इजी है, बहुत टफ नहीं है, देख लीजिए हो गया कि नहीं। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है, अब आगे जो है पास्ट इंडेफिनिट शुरू होगा, ठीक है ना। तो आप सेंटेंस बनाते चले जाओ सीधा सीधा। तो किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में आप दो जोड़ दो, बस फर्क है कि दो को कहाँ जोड़ोगे। तो दो को जोड़ रहे हो तातीती के बाद, अवश्य को कहाँ जोड़ रहे हो, धातु तातीती के बाद, और अवश्य कहाँ जोड़ रहे हो, धातु के पूर्व। बस इतना ध्यान आपको देना है, इजी है। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।